कि दो ऐसे नकात हैं जिन पर इस वक्त गौर करना था, जिस पर ये फैसला सुनाया जाना था, मुशावरत भी की गई थी। लेकिन इस फैसले के बाद ये कहीं किसी हद तक तो वाज़ेह हो गया कि इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है, जिस पर ये कहा जा रहा था पीटीआई की जानिब से कि उसका इख्तियार नहीं है, लेकिन इस फैसले से तो लगता है कि जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया और उसे जब बहाल किया गया है तो इलेक्शन कमीशन का ये वाकई इख्तियार है। देखें, इसमें अगर आप शॉर्ट ऑर्डर जो सुने तो उसमें क्लियरली चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि 2021 से इंटीमेशन जाती रही है तहरीक इंसाफ को कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाइए, लेकिन उनकी तरफ से ये जो डिले था बेसिकली इसके बाद कोर्ट एंड कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने फैसले में ये बोला जब वो पढ़ के सुना रहे थे कि इससे ये साबित नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन की मैलाफिडे इंटेंशन है, यानी कि उनकी तरफ से कोई भी ऐसा हथकंडा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जिसके तहत पीटीआई को साइडलाइन किया जाना चाहिए या किया गया हो। तो इससे साबित यही होता है कि इस केस के अंदर इस स्पेसिफिक जो सिंबल के हवाले से है, इसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी अनजस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट पीटीआई का नहीं हुआ। और दूसरी चीज ये कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब ने कि चूंकि तकरीबन 6 से 7 लोग सामने आए जिन्होंने कहा कि हमें इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, तो उसके जवाब में पार्टी ने ये कह दिया कि ये पार्टी के मेंबर ही नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर तो केस की डिटेल में जाएं तो उसमें बहुत सी टेक्निकल चीजें निकलती हैं इस तरह की, जो कि शॉर्ट ऑर्डर जो कि काफी डिले के बाद हम देख रहे थे कि बार बार जो फैसले का टाइम डिले हो रहा था ये सामने तो आया। लेकिन अब मसला ये है कि ओवरऑल एक एनालिसिस आपका होता है लीगल और एक होता है पॉलिटिकल। लीगल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो उसमें शायद इतने लकूनाज ना हो, उसमें शायद इतना टॉकिंग पॉइंट ना बने कि ये किस बेस पर फैसला हुआ है, क्योंकि उसमें पीटीआई ने कोई दो राय नहीं है कि जवाब फराहम किया और भी बहुत सी पार्टीज ने किए होंगे। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन का ताल्लुक है तो मैं समझता हूं कि डिफीट सिर्फ पीटीआई की नहीं बाकी स्टेक होल्डर्स की भी है। उसकी वजह यह है कि जब एक बड़ी पार्टी, एक पॉपुलर पार्टी जिसकी एक मैस अपील भी है और दूसरी चीज ये कि जो कि मोबिलाइज रखती है, हमेशा से ऑन द टोज रखती है अपने फॉलोवर को, वोटर को, अगर वो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन के रोज उनके वोटर के पास ये ऑप्शन ही नहीं होगा कि एक कॉमन सिंबल को चूज कर सके, तो उस सिस्टम के जो सारा प्रोसेस होगा ये इवेंचुअली कंक्लूड होने के बाद भी जो जीतेगा, जो मेजॉरिटी फॉर्म करेगा, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन रहेगा। तो मैं ये समझता हूं कि अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड एज फार एज आई एम कंसर्न। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको सेलिब्रेट करेंगे तो इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन कोई बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी वाले आते दिखाई नहीं दे रहे। अनफॉर्चुनेटली इससे दोबारा से वही आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगा कि -1 नहीं, पूरी पार्टी माइनस हो गई है। इससे दोबारा से वही आर्ग्यूमेंट शुरू होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल ही नहीं बची। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा भी जा रहा था, बहुत से स्टेक होल्डर्स देख रहे थे कि अल्टीमेटली शायद सुप्रीम कोर्ट एक बैलेंसिंग फोर्स बन जाए, उसके अलावा तो पीटीआई का जो केस है वो फ्री फॉल में जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ही वो फैसला आ गया जिसके बाद इससे हायर कोर्ट तो कोई नहीं है। तो जहां तक मैं ये सारी सूरत हाल के पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देख रहा हूँ, तो जो मेजॉरिटी फॉर्म करेगा उसकी मेजॉरिटी के ऊपर भी एक सवाल होगा कि चलें आप रेस में अकेले भागकर जीत तो गए, लेकिन आपने कम्पीट किससे किया और क्या आपकी विक्ट्री जो है वो एक लेजिटिमेट विक्ट्री है या नहीं है। तो पाकिस्तान में इलेक्टोरल हिस्ट्री की अगर बात की जाए, जितने भी इलेक्शंस हुए हैं अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के फौरन बाद कोई ना कोई जमात सड़कों पे दिखाई दी है। कोई 4 हलकों के मुतालबे करता रहा, कोई ये कहता रहा कि आरओज का इलेक्शन है, कोई ये कहता रहा कि आईजीआई बनी और उसके तहत असगर खान केस की डिटेल आप पढ़ लीजिए कि वो किस किस तरह से वोट खरीदे गए और क्या कुछ हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में इलेक्शन स्टेबिलिटी लाता है और पाकिस्तान में अक्सर इंस्टेबिलिटी ले आता है। तो इस सारी सूरत हाल में देखा जाए तो बेशक पीटीआई की तरफ से कोताहियां थीं, बेशक अकबर बाबर साहब ने बहुत प्रिंसिपल स्टांस पहले लिया था, फॉरेन फंडिंग केस के अंदर भी उनको इग्नोर किया गया, उनकी आवाज को बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। बहुत से फाउंडिंग मेंबर्स पीटीआई के साइडलाइन हो गए। फौजिया कसूरी साहिबा की मिसाल है, अकबर बाबर साहब की मिसाल है और बहुत से लोग हैं, लंबी फहरिस्त है जो पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने किरदार अदा किया, चैरिटी फंड्स रेज किए, लेकिन बाद में जैसे ही ताकत में ये पार्टी आती है तो हाईजैकर्स और पैरा ट्रूपर्स आ जाते हैं इसको लीड करने के लिए। तो ये गलतियों से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पीटीआई जरूर सीखेगी
और मौका नहीं देगी दोबारा से इस तरह का। लेकिन अगर मौका मिला भी था तो ये कहना कि इस फैसले से सियासत में स्टेबिलिटी वापस आएगी या इलेक्शन की लेजिटिमेसी में इजाफा होगा, मैं समझता हूँ कि इसके ऑपोजिट होगा। इसके वजह ये है कि आमिर साहब साथ मौजूद हैं, उनकी राय भी जान लेते हैं। आमिर साहब, एक तो इस फैसले से इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कितनी अहमियत उजागर हुई है और अब जो इंतखाबात हैं कितनी स्टेबिलिटी देखते हैं आप आने वाले दिनों में? अब आमिर साहब, आएंगे यहाँ हम कोई नई गलती करने के लिए तैयार नहीं होते। हम दायरे के सफर में और पुरानी गलतियां करते हैं। यहाँ स्टेबिलिटी इस मुल्क में जब दहशतगर्दी के बाद आई थी तो लोगों को लाडले का हो गया था कि जी लाडले को लाना है, और इंडिया ने लिखा, इंडिया के अखबार में आया जरीदे में कि 2017 में नवाज शरीफ को अदालत के जरिए बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ब्लूप्रिंट बदला? नहीं बदला, निकाल के बाहर फेंक दिया। इस मुल्क के साथ फिर एक ऐसे शख्स के हवाले किया जिसने 1 साल बाद कहा ओहो हमें तो पता नहीं था ये क्या हो गया। उन्होंने 4 वज़राए खजाना बदले। उनकी अपनी जो भी बातें कह के, जिसे कह मुकरनिया कहें, तो वो कहते थे यू टर्न बहुत अच्छा है। तो फिर आप कैसे स्टेबिलिटी ढूंढते हैं जब इनके बारे में एक फैसला हो गया कि फौज ने क्लियर कट कहा कि आइंदा आपको एक दफा हमने एतमाद का वोट दिलवा दिया जब यूसुफ रजा गिलानी के बाद दिलवाया था, अब आप अपना बंदोबस्त कीजिए। ये मरने मारने पे उतर आए थे उस वक्त भी, ये आज भी ये कह रहे हैं कि मेरे लिए बातचीत के दरवाजे नहीं खुले। बातचीत का दरवाजा सियासतदानों के साथ खुलता है। ये जितनी जल्दी वो समझ जाएंगे ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, पीटीआई के लिए भी, उनके फॉलोअर्स के लिए भी। क्योंकि हम अगर जिद पे ही रहेंगे तो फिर जिद तो सारी अनाव नहीं तो यहाँ पहुंचाया हमें। हम 3 डिक्टेटर आए आपको, और हमें नहीं पता कि उन्होंने मुल्क में क्या तरक्की की। मतलब 3 दफा बराह रास्त हुकूमतें की और बिल वास्ता चल रही हैं, लेकिन हम कोई एक मैकेनिज्म नहीं बना सके कि किस इदारे से कौन सा काम लेना है, कब उनकी जरूरत है। यहाँ पे यही होता है कि मुझे ये कहानी है, आज लोग 10 बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर हमेशा मफाद की जंग है और मुल्क की स्टेबिलिटी का कोई नहीं सोचता। रहमान साहब, क्या अब हम आने वाले दिनों में भी यही देख रहे हैं कि एक जमात सड़कों पर होगी और फिर वही धरने और वही रैलियां और उसी तरीके से एहतजाज होंगे, और या फिर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक नारा लगता रहा है वो सामने नजर आता है आपको? देखिए, इसका तो जवाब अभी आपको इलेक्शन के बाद मिलेगा कि क्या जो जमात है वो सड़कों पर होगी या नहीं। लेकिन जो भी गुफ्तगू हो रही है, मेरा ख्याल है उसमें वो मरहूम न्याजी साहब जो है वो उनका एक शेर था कि जब शहर के लोग जालिम हो ना तो फिर खुद मरने का शौक जो है वो नहीं पालना चाहिए। तो ये तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम थी उसकी तरफ से एक पुराना मामला था, और जिसकी तरफ आज अदालत के अंदर बार बार निशानदेही भी की गई कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है ये कोई अभी तहरीक इंसाफ के साथ मामला नहीं पेश आया। देखिए, तहरीक इंसाफ के 2 बड़े आर्गूमेंट है। एक तो ये था, और फैसले पे क्योंकि हमने कम बात की है, मैं चाहता हूँ जरा इस पर कुछ थोड़ी गुजारिशात आपके सामने रखता चलूँ। एक तो अदालत ने जो ईसीपी है उसका दायरा इख्तियार तस्लीम कर लिया है, और अदालत ने ये जो पीटीआई की तरफ से नुक्ता उठाया गया था और कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन किसी किस्म का इख्तियार रखता ही नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करे। तो अदालत ने ये जरूर कहा है, जो ऑर्डर उन्होंने पढ़ा उसमें ये उन्होंने कहा है कि जो मामूली मामलात हैं उसके अंदर इलेक्शन कमीशन मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जमहूरियत का मामला है और जमहूरियत पार्टियों के अंदर उतनी ही जरूरी है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये जो तमाम